ए, खिसक वहाँ। खेलने में अलग ही किक मिलता है। सर, क्या है भाई? वो सर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सर, सम्मानीय परिवार के सदस्य हैं। हाँ तो इतने बड़े आदमी को ऐसे जेब कतरों के बीच में, गुंडों के बीच में बैठाना ठीक नहीं है सर। हाँ तो क्या करें? आपके रूम में बैठाइए सर। काफी होगा या फिर 5 स्टार होटल में रूम बुक कर दो। एसी लगाकर सोफे पर बिठाने के लिए ये क्या मेरा दामाद है क्या? हत्यारा है। मेरी बात सुनिए सर। अप्पाराव जी, मैं क्या हूं ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। मैं अगर गलती करता हूं तो सर झुका लेता हूं, और जब गलती नहीं करता तो हिम्मत से खड़ा रहता हूं। मैं यहां पर बैठ सकता हूं, नो प्रॉब्लम। मेरे लिए कृपा करके आप रिक्वेस्ट मत कीजिए। सर, गंगैया के शरीर से जो बुलेट निकला उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है सर। मैंने शूट नहीं किया है बोलने पर भी सुनने के बजाय इंस्पेक्टर जल्दबाजी दिखाकर मुझे यहाँ लेकर आ गए। हाँ, अभी ये रिपोर्ट देखने के बाद उस बुलेट का और मेरे गन में जो बुलेट है वो दोनों अलग अलग हैं, ये पता चल जाएगा। तब तुम्हारा ये इंस्पेक्टर क्या बात करेगा, मुझे क्या जवाब देगा वो मैं भी देखता हूँ। राइटर जी, सर, गंगैया के बॉडी से जो बुलेट मिला है और इस सर के गन में जो बुलेट मिला, दोनों सेम है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सी धाराएं लगा सकते हैं, देखकर एफआईआर बनाओ। नहीं सर, मैंने उसे शूट नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है ये किसी का प्लान है, किसी की साजिश है ये। कांस्टेबल, इसे ले जाकर सेल में डाल दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो अंदर सुनिए। डाल दे। मेरी बात तो सुनिए सर। सर, मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे गन से किसी ने बुलेट चुराकर सोच समझकर ये मर्डर प्लान किया है सर। विशाल, बेटा विशाल, विशाल, कहाँ चला गया ये? ये शायद कभी भी मेरे काम आ सकती है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार हो। तुम भी किसी न किसी दिन मेरे काम जरूर आओगी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ इंस्पेक्टर। साहब जी, साहब जी, अरे साहब जी। नैनी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। ये डर नहीं है साहब जी, दुख है। नहीं सह पाऊंगी ये दुख मैं। बड़े महल में रहने वाले आप ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं देखा जा रहा है साहब जी। आपको इस हालत में देखना मुझसे नहीं सहा जा रहा है। मैं नहीं सह पाऊंगी। जब जान जाती है ना तब कैसा दर्द होता है वो तो मैं नहीं जानती, पर अब ये दर्द उससे भी ज्यादा दर्दनाक है साहब जी। नैनी प्लीज, रोना बंद करो, शांत हो जाओ। जिस पर भरोसा है उस पर ही आप जान छिड़कने वाले हैं साहब जी। आप कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं।
ऐसे इंसान को ऐसी सजा देने के लिए भगवान का मन कैसे हुआ? नैनी, अगर हम पर कोई समस्या आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमें युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। ये पता चलने के बाद मुझे अब युद्ध में उतरना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति आ गई है। मुझे समझ आ गया नैनी, उस साजिश का सामना करने के लिए ये जरूर मेरी परीक्षा है, सजा नहीं। हाँ, मैं बेगुनाह साबित होकर बाहर आऊंगा, बस तुम डरना मत। नहीं साहब जी, अगर आप ऐसे सलाखों के पीछे रहेंगे तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप हिम्मत दे रहे हैं फिर भी मैं नहीं देख सकती। आपको इस हालत में देखकर सहने की शक्ति मुझ में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब। नैनी, 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 नहीं नैनी। इंस्पेक्टर साहब, दादाजी पर साहब जी ने गोली नहीं चलाई है, किसी ने छुपकर चलाई है। मेरे साहब जी एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत अच्छे इंसान है। दया करके मेरे साहब जी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे साहब जी को। सारे सबूत बहुत स्ट्रांग है मैडम, तुम परेशान मत करो, जाओ यहाँ वो से। सब झूठे सबूत है। कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आता क्या? ये सारी बातें तुम कोर्ट में जाके करो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट नहीं, कोर्ट मत ले जाइए साहब जी को, उनकी इज्जत चली जाएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। आप चाहे तो मैं जुर्म अपने सर ले लेती हूँ, मुझे जेल में डाल दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, साहब जी को छोड़ कांस्टेबल। सर। नैनी, धक्के मार कर निकाल दो इसे। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, वो मेरी पत्नी है, उसे धक्का मारोगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। तुम लोग देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, साहब जी को छोड़ दीजिए। नैनी, बड़ी मौसी, जो इंसान माँ की कोख से जन्म लेता है उसमें औरत की इज्जत करने के संस्कार होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो जानवर और उसमें कोई फर्क नहीं। मेरे स्टेशन में आके आप मुझे ज्ञान दे रही हो? क्या कहा? तुम्हारा स्टेशन खरीदा है या तुमने बनवाया है? जसाई पर इतना ताना मार रही हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कौन है आप? ललिता, ललिता देवी, सूर्य देवरा विशाल की बड़ी मौसी हूँ मैं। ओ, आप भी यहाँ सर को देखकर आंसू बहाने आई हो? देखने नहीं, इसे लेने आई हूँ मैं। आपके कहते ही मैं इसको छोड़ दूं? ये पढ़ाई करने स्कूल नहीं आया है, मर्डर केस में थाने आया है। हत्यारों को घर पर नहीं कोर्ट भेजा करते हैं। हमें इतने ज्ञान वाले डायलॉग मारती हो? आपको इतना छोटा सा लॉजिक नहीं पता है? देखो, गलती की है तो अरेस्ट करो, मैं मानती हूँ, पर गलत तरीके से अरेस्ट करोगे तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी, और छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ इसलिए इतने समय से बात कर रही हूँ। अगर मेरी जगह मेरी बहन गायत्री देवी होती ना तो सच जाने बिना तुमने इसे अरेस्ट किया है इसलिए वो तुम्हें सस्पेंड करवा देती। लाइफ में तुम कभी यूनिफॉर्म नहीं पहन पाते, समझ गए? क्यों डरा रही हो क्या? अरे उसने मर्डर किया तो हमने अरेस्ट किया, इसमें गलत क्या है? गलत तरीका कैसे होगा? विशाल ने मर्डर किया है ये तुमने देखा क्या? नहीं तो फिर हमारे विशाल ने मर्डर किया ये तुम कैसे कह सकते हो? कौन से आधार पर इसे अरेस्ट किया? खून से लथपथ गंगैया था, तुम्हारे विशाल के हाथ में गन थी। इतनी ही नहीं, उस गन में जो बुलेट थी वही गंगैया की बॉडी में मिला, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट्स तो आ गए पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। सुनिए, जुबान संभाल कर। मैं करेक्ट बोल रही हूँ। हमारा विशाल गंगाधर के सामने ही खड़ा था, विशाल के हाथ में गन भी थी, ये बात सच है। पर अगर सचमुच विशाल गंगाधर को मारना चाहता तो सर पर गोली मार सकता था या सीने पर गोली मारता, नहीं तो फिर पूरी मैगजीन बॉडी में उतार देता। लेकिन एक गोली चलाकर
जब वो तड़प रहा था तो वो देखता क्यों रहता? पास से गोली चलाता तो उस गोली की फ्रीक्वेंसी से बुलेट बॉडी को चीर कर निकल जाती। बहुत दूर से गोली चलाई गई है, इसलिए बॉडी में ही बुलेट रह गई। वो छोड़ दो। गलती करने पर भागते हैं या बच निकलने की कोशिश करते हैं? वन थिंग, अगर विशाल के गन से ही गोली निकलती तो वो गर्म होती। गर्म थी, क्या ये तुमने चेक किया? नहीं ना? कॉमन मैन भी ये सारी बातें समझता है। SI, तुमने इतना छोटा लॉजिक कैसे मिस कर दिया? ये सारे लॉजिक आप कोर्ट में आके बोलिएगा। बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, पर तुम पर केस लगाकर तुम्हें भी कटघरे में खड़ा करके तब सब एक साथ बात करेंगे। आप मुझ पर केस क्यों करेगी? साजिश करने वालों के साथ अगर तुम हाथ मिलाओगे तो तुम पर हम केस कैसे नहीं करेंगे बताओ? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे साजिश करने वालों के साथ हाथ मिला सकता हूँ? और नहीं तो क्या। गंगाधर को हमारे विशाल ने शूट किया ये बोलने के लिए तुम्हारे पास 1% भी सबूत नहीं। विशाल के गन से गोली की चोरी की गई है। दूर से चोरी छुपे गंगाधर को शूट कर दिया गया, इसीलिए तुम्हारे साथ हाथ मिलाया है उन्होंने। आप बहुत गलत बात कर रही हैं। मैं बहुत सीनियर ऑफिसर हूँ। हाँ, इसीलिए गांधीनगर स्टेशन में जब SI के तौर पर थे तब सोना उठा कर ले गए, इसलिए सस्पेंड हो गए थे। इतने सीनियर हो इसीलिए पुलिस स्टेशन में लड़की को हरास करने के लिए तुम सस्पेंड हो गए थे। इतना काफी है या सारा इतिहास बताऊं तुम्हारा? विशाल के हाथ में जो गन थी उसे लैब भेजा था ना, वो रिपोर्ट हमारे लॉयर को दिखाओ। क्यों, गला सूख गया क्या? लैब में नहीं भेजा था ना? वकील मैम, हमारे विशाल ने गंगाधर को शूट किया है, इसका आपके पास एक भी सबूत नहीं है, इसीलिए इसे बेल दे दो। नहीं तो तुम्हारे DGP को फोन करके उनसे कहना कि ललिता जी हैं और वो लक्ष्मीपुर से यहाँ आई हैं। तुम्हारी जगह नया SIO आकर बेल दे देगा। चाबी दो। आइए सर। सॉरी सर। बड़ी मौसी, तुम्हें सस्पेंड करवाना मेरे लिए 1 मिनट का काम है, पर तुम्हारा परिवार रोड पर आ जाएगा ये सोचकर मैं रुक गई। सॉरी मैडम। नहीं, ये गलत बात है। आशीर्वाद के लिए माँ के पैर छुओ, लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए बिल्कुल नहीं बेटी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मेम साहब जी, हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, ऐसा कहते हैं। आप सच में देवी के रूप में आई है। नैनी, तुम शुक्रगुजार मत रहो, मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार रहना चाहिए। तुमने मुझे फोन किया, इसी कारण मैं यहाँ आ पाई, नहीं तो ये विशाल को कोर्ट ले जाता। ऊपर जो मेरी बहन है उसे बहुत दुख होता। बेटे विशाल, मेड फॉर ईच अदर का मतलब ये नहीं होता कि कितने सुंदर लग रहे हो, एक दूसरे के लिए कितना संघर्ष कर रहे हो ये होता है। तुम्हारे लिए संघर्ष करने वाली बीवी तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है बेटे। तुम बहुत नसीब वाले हो। चंद शब्दों में कहूं तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी रक्षा कवच है विशाल।
शैम्पू से बाल तो धोए हैं मैंने, पर कभी शैम्पेन नहीं पी। खुशी से आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे। ये क्या? तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो परशु? नहीं दीदी, मैं बस देखकर अपनी आंखों से निहार रहा हूँ। क्यों? गंगाधर जीजा जी आज कोमा में चले गए, इसलिए आज मैं इस शैंपेन की बोतल से 2-4 प्यार भरी बातें कर रहा हूँ दीदी। नहीं तो मेरी दीदी मुझे कोमा में भेजकर मेरे गले में तुलसी का पानी डालती सोचकर इमोशनल हो रहा था। ए परशु, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, तो तुम जितनी चाहो पी सकते हो। दीदी, निशाना देखकर बाण चलाना अगर शिकारी के लिए सीखी हुई विद्या है ना, तो टाइम देखकर शत्रु को मात देना ये तुम्हारी सीखी हुई विद्या है दीदी। दीदी, आपका कोई जवाब नहीं है दीदी। आपको रोकने की कोई शक्ति इस धरती पर है ही नहीं। देखा आपने दीदी, तथास्तु कहते हुए भगवान ने भी हॉर्न बजाया। ए, विशाल को अगर मेरे हाथों की कठपुतली बनना है, तो नैनी को विशाल की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। उन्हें कैसे अलग करना है, इस बारे में मैंने बहुत सोचा। इस चाल से वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा। जब तक वो नैनी जिंदा है, तब तक वो फूट फूट कर रोएगी और जिंदा लाश बनकर रहेगी। तिलोत्तमा, तिलोत्तमा, बड़ी मौसी, ये तो ललिता दीदी की आवाज लग रही है। बाप रे, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है दीदी। हाँ, लेकिन जो इंसान वहाँ गांव में दूर बैठा है, उसकी आवाज हमारे घर में कैसे सुनाई दे रही है? तिलोत्तमा, हाँ, बड़ी मौसी, तिलोत्तमा। हाँ दीदी, फिर से सुनाई दिया, मतलब वो शेरनी आ गई है दीदी। ललिता दीदी ने हमें ऐसा शौक दिया है कि दिमाग घूमकर हमें तारे नजर आ गए। दीदी, नमस्ते दीदी। आप कैसी हैं? ठीक तो है ना? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर तुम्हारा तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने क्या किया है दीदी? अगर सच में तुम्हें विशाल से प्यार होता, तो जेल में गए हुए विशाल को यहाँ देखते ही मुझसे बात करने के बजाय तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए होते। अपने हाथों से विशाल को सहलाकर पहले प्यार से विशाल से बात करती तुम। सच में तुम विशाल से प्यार करती भी हो, या फिर इतने सालों से प्यार का नाटक कर रही हो? बड़ी मौसी, दीदी, आप ये क्यों कह रही हैं? विशाल मेरी जान है। आपको देखते ही मुझे हिम्मत मिली कि विशाल को अब कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले आपसे बात की कि विशाल जेल में है, और ये पता चलते ही मैं तुरंत उससे मिलने के लिए चली गई। उस इंस्पेक्टर से कितनी विनती की, पर उसने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा दीदी। और इसीलिए तुम घर में आराम से बैठ गई
वहाँ हमारा विशाल पुलिस स्टेशन में था। तुम्हें उसका दुख या फिक्र बिल्कुल नहीं थी। तुम आराम से एसी लगाकर घर में बैठ गई। इसकी सगी माँ अगर जिंदा होती तो ऐसे देखती रहती क्या? बेटे को पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां तक चढ़ने देती? बेटा बेटा कहकर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार दिखाती हो। अगर सच में प्यार होता तो इसके साथ तुम ऐसा होने ही नहीं देती। बड़ी मौसी, तुम रुक जाओ विशाल। दीदी, आप इस वक्त गुस्से में हैं, इसलिए मैं चुप हूँ। पर आप मुझे गलत समझ रही हैं दीदी। क्या गलत है? बताओ मुझे क्या गलत है? तुम इससे कितना प्यार करती हो ये आंखों से दिखाई दे रहा है ना? बड़ी मौसी वो बात नहीं है। मैंने रुकने के लिए कहा ना। तुम कुछ नहीं जानते। दीदी, भले ही विशाल को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, पर ये मेरा ही बेटा है। भले ये खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हमारे बीच उससे बढ़कर प्यार का रिश्ता है। माँ, विशाल को उस हालत में देखकर मैं कितना घबरा गई थी, ये मुझे ही पता है दीदी। आप नहीं समझ सकती। हाँ बड़ी मौसी, माँ मेरे लिए पुलिस स्टेशन आई थी। मेरे बदले खुद को अरेस्ट करवाने के लिए सेल के अंदर चली गई। अरेस्ट करना मुमकिन नहीं होगा ये कहने पर भी मेरे बेटे को जब तक रिलीज नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगी कहकर रोती रही। मैं अरेस्ट हो गया हूँ इस दुख से ज्यादा माँ के पुलिस स्टेशन में कदम रखने की वजह मैं बना, इस बात का मुझे ज्यादा दुख हुआ। पर मैं करता भी क्या मौसी? बड़ी मौसी, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए आपका गुस्सा होना और गुस्से में बात करना बिल्कुल सही है, लेकिन माँ के प्यार में या आंसुओं में स्वार्थ नहीं है बड़ी मौसी, नहीं है। मैं अगर ऐसे स्वार्थ दिखाऊं तो माँ जैसे स्वच्छ प्रेम का अपमान हो जाएगा ना दीदी। लॉयर से बात करके बेल के पेपर्स रेडी करवा रही थी। हाँ, पर जैसा आपने कहा कि उसके साथ कुछ भी हो जाए, इससे मुझे क्या, ये सोचकर मैं इसी के कमरे में नहीं बैठी रही। भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हर कोई बस ऐसे ही बातें कर रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। ये देखो, एक ये धुरंधरा है। बाहर वालों के लिए तो इसके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन अपने लोगों के लिए इसके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अनजान लोगों को कौन कैसा है ये पता ना होते हुए भी लाकर गोद में बिठा लिया है इसने। अपना विशाल पुलिस स्टेशन में है तो जाकर उसे हिम्मत देनी चाहिए, इतनी भी अकल नहीं। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं विशाल से मिलने जा ही रही थी, लेकिन बेल की तैयारी कर रहे हैं, शाम तक उसे घर ले आएंगे, इसलिए मैं रुक गई। इसलिए नहीं कि मुझे बिल्कुल अकल नहीं, या फिर मैं अपने विशाल से प्यार ही नहीं करती। बेकार के बहाने मत बनाओ धुरंधरा। इस घर का वारिस अरेस्ट हो गया तो तुम्हें कितना दुख होना चाहिए, दिल के टुकड़े हो जाए इतना दुख होना चाहिए, लेकिन दुख तो तुम लोगों के चेहरे पर नजर ही नहीं आ रहा है। वो सब छोड़ो, तुम्हारी गोद ली हुई बेटी की शक्ल देखो, मेकअप से चमक रही है ये। थोड़ा भी दुख नजर आ रहा है तुम्हें इसके चेहरे पर? इसे गोद लेने के बजाय तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? क्यों? अगर तुमने नैनी को गोद लिया होता तो ये तुम्हारी बेटी और विशाल भतीजा ही हो जाता ना। क्यों? इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हें? अरे यार, मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है। कुछ
गुस्से को कंट्रोल करना मुझसे नहीं हो पा रहा है। छे, देखो, मैं कहीं दूर हूँ और यहाँ की बातें मुझे पता नहीं चलती, ऐसा तुम सोच रहे हो। लेकिन मेरा दिमाग हमेशा यही रहता है, पल पल के बारे में, और तुम्हारे बारे में मैं सब पता लगाती रहूंगी। ये बात याद रखना। मुझसे ज्यादा होशियारी बिल्कुल मत करना। नैनी, तुम्हारी सूझबूझ को देखकर किसी को जलन होने लग गई है। तुम्हारी गृहस्थी को नजर लग गई है। विशाल की नजर उतारनी होगी। तुम जाकर आरती की थाली ले आओ। इसे कहते हैं चोरों के हाथों ही पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करवाना। धुरंधरा, जुबान को काबू में रखो। मेरी जुबान काबू में ही है, पर मेरे पेट में जो आग जल रही है उसका दर्द और गुस्सा छुपा नहीं पा रही हूँ। क्या कहा? पेट में आग लगी है? क्यों? खाना हजम नहीं हो रहा? इस नैनी का बर्ताव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विशाल को आज पुलिस स्टेशन में जाने की नौबत आ गई, उसका कारण ये नैनी ही है। ये गंगाधर को इस घर में लेकर आई, इसलिए ये अनर्थ हुआ है। मेरे विशाल पर मुसीबत आने का कारण यही है भाभी, तो इसके हाथों से नजर क्यों उतार रही है? बहुत ही बकवास है ये। अब तुम अपना मुंह बंद रखो। कुछ पता ना हो तो यही अच्छा होता है। क्या कहा? हमारे विशाल को पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई, उसका कारण ये नैनी है? अरे विशाल स्टेशन से रिलीज होकर अभी घर पर आ गया, उसका कारण है नैनी। नैनी ने अगर टाइम पर मुझे फोन करके जो कुछ हुआ वो बताया नहीं होता तो अब तक मेरे विशाल पर बेफिजूल की केस लगाकर इसे जेल भेज देते। भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी मत बोला करो धुरंधरा, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। नैनी, तुम जाकर आरती की थाली लेकर आओ। विशाल, विशाल चलो। ये क्या है दीदी? इतना बढ़िया प्लान बनाया था, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ऐसा सोचा था, लेकिन एक खामोश तूफान की तरह इन्होंने ये कैसा शौक दे दिया दीदी? इस वक्त हमें उस ललिता दीदी के बारे में नहीं, बल्कि नैनी के बारे में सोचना है। पति को बचाने के लिए वो अब तक जितनी कोशिश कर सकती थी उसने उतनी कोशिश की है। मुझे अब समझ में आया परशु कि मुझे उस नैनी को बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब उसे खत्म करके ही रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी। नैनी, ये क्या कर रही हो? नैनी, तुम रो क्यों रही हो और किस बात की माफी मांग रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आई, उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ साहब जी। ये तुम क्या कह रही हो नैनी? हाँ, गंगाधर को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया। इसकी वजह अब तुम कैसे हो सकती हो? कभी कभी सच को छुपाना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह कभी कभी सच ना बोलना भी बहुत खतरनाक होता है। सच ना बोलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। सच नहीं बोलने का क्या मतलब है नैनी? तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? मैंने दादाजी के बारे में सच छुपाया इसलिए साहब जी, आपने बंदूक ली और जल्दबाजी में उनके पीछे चले गए।
मैंने पहले ही बता दिया होता तो आज ये बात यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँचती। मैंने फिर से गलती कर दी ना साहब जी। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इस बात का दुख मैं नहीं सह पा रही हूँ। और तो और ये सब होने की वजह सिर्फ मैं हूँ। ये बात मुझे और तकलीफ दे रही है साहब जी। देखो नैनी, तुम गंगाधर की भलाई चाह रही थी इसलिए तुमने सच नहीं बताया, पर तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना। फिर इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से आ गई? मेरे लिए तुम जितना परेशान हो रही हो उतना ही मैं तुम्हें लेकर परेशान हो रहा हूँ नैनी। जब तुम पुलिस स्टेशन में आई थी तब उन्होंने जो तुमसे बात कही, तुम्हारा जो अपमान किया, उससे मेरा खून खौलने लगा था। जब वो तुम्हें ऐसे बाहर निकाल रहे थे तो मैं उन्हें जान से मार दूं, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। मेरी पत्नी का जब इतना अपमान हो रहा हो उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मुझे अभी भी दुख हो रहा है नैनी। ऐसी स्थिति आ गई इसलिए भले ही मुझे दुख हो रहा हो, पर मां की हत्या के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है, ये बात मैं जान पाया। उस बात की खुशी है मुझे। अब से इस दुख को अपने मन से निकाल दो नैनी और शांति से रहो, ठीक है ना? अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई साहब जी। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नैनी, मुझे भूख नहीं लगी है। पर आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आपको भूख क्यों नहीं लगी है साहब जी? रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। नैनी, रहने दो नैनी, मेरा खाने का मन नहीं है। माँ की मौत के पीछे कोई साजिश है, ये बात सोचकर मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बेटा विशाल, नैनी बेटा, दोनों बैठ जाओ। नहीं बड़ी मौसी, मेरा खाने का मन नहीं है। गायत्री तुम्हारी माँ बनने से पहले मेरी बहन है बेटा। बड़ी बहन के लिए छोटी बहन बस एक सहेली ही नहीं होती। हर बड़ी बहन उसकी छोटी बहन को हमेशा बेटी की तरह ही रखती है। तुम्हारी सगी माँ तुमसे दूर हो गई, इसके लिए तुम्हें अगर इतना दुख है तो फिर मेरी बेटी दूर हो गई, मुझे कितना दुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्या करना है ये सोचना चाहिए, पर ऐसे भूखे रहोगे तो ऊपर तुम्हारी माँ दुखी नहीं होगी क्या बेटा? बेटे को लाड़ प्यार से बड़ा नहीं कर पाई और उसकी यादों को छुपाने का मौका मुझे नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी माँ को दुख हो रहा होगा बेटा। तुम्हारी माँ के आंसुओं को मुस्कान में अगर बदलना है तो तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए बेटा। बैठो बेटा। नैनी, तुम भी बैठो बेटा, बैठो ना, खाओ। अरे नहीं मेम साहब जी, आप बहुत बड़ी हैं मुझसे, आप मुझे कैसे खिला सकती हैं मेम साहब जी? अच्छा नहीं लगेगा, रहने दीजिए। देश की पंत प्रधान भी हो, अपनी बेटी के लिए माँ ही होती है। खाओ।
गंगाधर को किसी ने पीछे से शूट कर दिया नैनी। असल में गंगा को कौन मारना चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है नैनी। ओ नैनी, क्या तुम विशाल बाबू पर आए मुसीबत के बारे में सोच रही हो? इस मुसीबत की वजह कौन हो सकता है? भविष्य में और ऐसी कितनी मुसीबतें आएंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दुश्मन कौन हो सकता है, ये अगर पता चल जाए तो हम लोग थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं ना शिवा? चोरी छुपे साहब जी के इर्द गिर्द कोई चक्रव्यूह बना रहा है शिवा। साहब जी के खिलाफ कोई तो साजिश हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा है शिवा। तुम्हारे पति पुलिस स्टेशन से रिहा हो गए हैं ना? अब किसी भी तरह की आपदा नहीं है ना? आँखों के सामने कुछ और सच है शिवा। असल में मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही है। साहब जी बंदूक लेकर दादाजी को गोली मारने जा रहे हैं, ये बात मैंने सिर्फ हासनी मेम साहब जी और तिलोत्तमा मेम साहब जी को ही बताई थी। ये बात हमारे अलावा और कोई भी नहीं जानता था। पर उसी समय हत्यारा आकर चोरी छुपे उसने दादाजी पर गोली चला दी। हासनी मेम साहब जी तो मेरे साथ वहाँ पर ही थी। फिर उस हत्यारे को इतनी जल्दी खबर किसने दी होगी, ये समझ नहीं आ रहा। ये सब किसने किया होगा शिवा? और कौन नैनी? तुम्हारी सासू माँ तिलोत्तमा मेम साहबी। शिवा, बेकार की बातें मत करो। चोरी छुपे दादाजी को मार कर वो ये जुर्म विशाल बाबू के माथे पर डालने की साजिश है। पर वो मेम साहब जी की जान है, अगर उनको छोटी सी भी खरोच आ जाए तो मेम साहब जी की जान निकल जाती है। बेटे से इतना प्यार करने वाली माँ अपने बेटे को जेल क्यों भेजेगी? तुम बताओ शिवा, तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो शिवा। देखो नैनी, तुमने जो कुछ भी बोला उसके हिसाब से अगर सोचूं तो मैं ही नहीं कोई भी वो तिलोत्तमा मेम साहब पर ही शक करेगा, क्योंकि हासनी मेम साहब तुम्हारे साथ ही थी। अब बचा कौन? तिलोत्तमा मेम साहब ही ना। गंगैया को मारने के लिए वो हत्यारा इतना जल्दी वहाँ पहुँच गया। मतलब उस टाइम में तिलोत्तमा मेम साहब के अलावा और किसी के बोलने की संभावना है क्या? जरा सोचो। सोचो तो शक हो रहा है पर यकीन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है शिवा? सच क्या है ये जानने की कोशिश करो नैनी। अब जो तुम्हारा शक है वो यकीन में बदल जाएगा। तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही होगा नैनी। पर मैं कैसे पता लगाऊं शिवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं समझो कहीं छुप गया तो तुम क्या करोगी? शिवा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का अमरूद लाई हूँ। उसी तरह बिल में छुपे हुए चूहे को बाहर बुलाने के लिए प्याज का चारा बनाकर डालना चाहिए। ऐसा चारा डालने का कोई तरीका है क्या? सोचो इस बारे में। हाँ, एक तरीका है, उसके हिसाब से कर सकती हूँ शिवा। जल्दी जल्दी करो, तभी घर के चोर कौन है खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। ठीक है शिवा। दीदी, तुम्हारी मुस्कान के पीछे क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे ताज्जुब भी हो रहा है। दीदी, ये मुस्कान डर के कारण है या टेंशन के कारण? खुशी की वजह से। खुशी के कारण? अरे बात वो नहीं है दीदी। वहाँ हमने गंगाधर जीजा जी को ऊपर पहुंचाकर यहाँ अमेरिका वाले भांजे को जिंदगी भर के लिए जेल में भेज देंगे ऐसा सोचा था, पर वहाँ जीजा जी बच गए और यहाँ भांजा घर आ गया। इस टाइम में कहीं हमारे बारे में पता न चल जाए, इस बात का डर होना चाहिए। फिर भी तुम दीदी मुस्कुरा क्यों रही हो? भले ही एक हथियार मिस हो गया पर दूसरा हथियार रेडी हो गया। हमारा प्लान भले ही नाकाम हो गया हो, विशाल को जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए हमारे पास एक हथियार खुद ब खुद आ गया है, वो भी हमें ढूंढते हुए वर्षों। वो क्या है दीदी? इस वक्त हॉस्पिटल में जो गंगाधर है वो समझो मर गया तो क्या होगा? और क्या होगा दीदी, बेचारे जीजा जी की अनाथ लाश को
शमशान लेकर जाएंगे। उससे पहले वो विशाल को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाएंगे। लॉजिक समझ में नहीं आया दीदी। परशु, ऑलरेडी गंगाधर पर विशाल ने अटैक किया है ऐसा शक है, तो अब अगर गंगाधर मर गया तो जुर्म से बचने के लिए ही विशाल ने गंगाधर को मारा है ऐसा सब सोचेंगे। दीदी, तुम्हारा दिमाग रॉकेट से भी फास्ट है और तुम्हारी जो सोच है वो शकुनी से ज्यादा शार्प है। तुम्हारे राजनीतियों का अनुमान लगाना और तुम्हारे जुर्म को पकड़ना भगवान से भी नहीं हो पाएगा दीदी। दादाजी ने जब इस बक्से के बारे में बताया तब तिलोत्तमा मेम साहब जी डर गई थी। जब जब इसमें से आवाज आती है तो मेम साहब जी बहुत चिंतित हो जाती है। इस विचित्र डब्बे का और दादाजी को गोली मारने का, उस वक्त गायत्री माँ जी की मौत का, ये तिलोत्तमा मेम साहब जी के डर का, तो आपस में कोई संबंध जरूर है। पहले इसे देखकर तिलोत्तमा मेम साहब जी आखिर डर क्यों रही हैं, ये पता लगाना होगा। उसके बाद बाकी की सारी बातें अपने आप बाहर आ जाएंगी।